See, the paper. Okay. See this paper. पहला क्वेश्चन है आपका पेपर 5 का। सेट दे रखा 1 2 3, डिफाइन रिलेशन आर ऑन एज फॉलोज 1 1 2 2 3 3 1,3 ये दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि राइट द ऑर्डर पे एडेड टू मेक इट एज अ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये अभी इक्विवेलेंस रिलेशन ना होने का कारण क्या है, बता सकते हो? व्हाट इज द रीजन दैट इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन? प्लीज टेल मी। हाँ जी, देखिए व्हाट इज द रीजन दैट इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए पहला रीजन तो ये क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसमें खाली एक ही पेयर ऐड होगा 3,1। अगर वो ऐड हम कर देंगे तो इट विल बिकम ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखिए, कहता है इवैल्यूएट tan इनवर्स tan ऑफ 5 π/4। तो इसकी प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे प्रिंसिपल डोमेन में लेके आने के लिए। व्हाट विल वी डू टू so that it will be in the principal domain। देखिए इसको लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस π/4। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो π/4 ही आएगा, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan π/4 आएगा, tan π/4। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइज होके आपको दे देगा π/4। दैट इज द आंसर। अब इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में, फॉर द ग्राफ गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इट रिप्रेजेंट रिलेशन, फंक्शन, रिप्रेजेंट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे। प्लीज़ ध्यान से देखना, फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है VLT। अगर वर्टिकल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो ये फंक्शन है, और हर एक फंक्शन रिलेशन होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है HLT। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो ये 1 1 भी है। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है कि जो आपकी वाई एक्सिस है उसको कोडोमेन एक्सिस ले लीजिए। अब ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? इधर प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसकी रेंज भी क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, 1 1 ऑन टू भी है। फोर्थ ऑप्शन, इट रिप्रेजेंट ऑल द अबाउ स्टेटमेंट। यस, द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। अगला क्वेश्चन, fx इक्वल टू मोड x का ग्राफ दे रखा है आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, 2 पॉइंट्स पे कट कर गई, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। तो 1 1 नहीं है, तो अब इसके बाद क्या ये ऑन टू भी है? नहीं है ऑन टू, क्योंकि मोड x अगर आप लेंगे तो रेंज क्या आएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि कोडोमेन के बराबर है। तो पहला ऑप्शन भी डिडक्ट हो गया, दूसरा भी हो गया। अब ऑल द अबाउ तो हो नहीं सकता, तो कौन सा बचा? मैनी वन। इज दैट ओके? हाँ जी, इट इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो मैनी वन हो जाएगा। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। अब Yes, इसमें पूछ रखा है नेक्स्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। बताओ जरा, कौन सी इनमें से डायगोनल मैट्रिक्स है? प्लीज टेल मी। बट sir, स्केलर second, क्यों? सेकंड तो स्केलर मैट्रिक्स हो गई। sir, third. थर्ड ऑप्शन है, ठीक है।
अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो हो। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक और ऑप्शन देना चाहिए था, मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए था, ध्यान से समझ लीजिएगा। 1 2 3 0 0 4 5 0 7। ध्यान से समझ लेना, उल्टा होता है। अगर डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर है, और अगर डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है, ये अगर सारे जीरो हैं तो इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। याद रहेगा भाई? ओके। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, दो डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यार ये तो सिंपल है, तो दोनों तरफ इसको सोल्व कर लीजिए। तो इधर आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8। इज दैट ओके? तो आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आएगा। तो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। क्लियर है भाई? अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 5। तो इसका पूछा, तो ये कितना आएगा? ये 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, यानी कि 8 इंटू 5 40 इज द आंसर। क्लियर है बेटा? हाँ जी, यस सर। ओके। अब आपसे यहाँ इंटीग्रेशन पूछ लिया गया है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देख लीजिए। इसमें tan को ब्रेक कर लीजिए साइन बाई कोस में। साइन बाई कोस में ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास ऐसे ब्रेक हो के आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ आप पुट कर लेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स को t, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस डी टी बाई टी आएगा, तो माइनस लॉग टी आ जाएगा, तो माइनस लॉग कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है भाई? हाँ जी। अब अगर इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें, इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? सेक एक्स टेन एक्स लिख सकते हैं या नहीं? प्लीज़ टेल मी। हाँ जी, तो ये आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें एट्थ क्वेश्चन को, तो आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय एक्स प्लस वाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यार ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 1,0 0,1, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एरिया क्या आएगा? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हाफ स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। अब नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डिग्री एंड ऑर्डर। तो डिग्री तो डिफाइंड नहीं है, डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में आ गई। ऑर्डर कितना है इसका? 3। क्लियर है भाई? यस। ये एक इसका और पार्ट देगा, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? थर्ड ऑर्डर है, तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे इसमें? सर 3। ठीक है, आप कहेंगे इट्स ऑर्डर इज 3, so therefore number of constants, number of arbitrary constant will be equals to 3। क्लियर है? 10th क्वेश्चन देख लीजिए, लैम्डा कोई भी स्केलर है और ए कोई वेक्टर है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2, मोड हटेगा तो लैम्डा आएगा प्लस माइनस 1/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है भाई? रिप्लाई करो। यस। यस। अब अगला देखो, कहता है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, राइट ए वेक्टर। अब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल, आपको याद है आप जब भी कोई वेक्टर निकाल रहे थे
अगर किसी भी मैग्नीट्यूड का से आर मैग्नीट्यूड का, तो वो ऐसे नहीं था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ थीटा दे रखा है और मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो सीधा सीधा कितना आंसर आएगा, 5 इंटू कोस 120 डिग्री आई कैप प्लस साइन 120 डिग्री जे कैप। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। कोस 120 कितना होता है, -1/2 और ये √3/2। ये आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। अब 12th क्वेश्चन देखिए। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यार दोनों का सम ही कर लो। 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √9 + 1 + 4, तो √14 आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी मैंने यार गलत कर दिया है, सॉरी सम गलत किया मैंने। a प्लस बी 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप आएगा, सॉरी। तो मैग्नीट्यूड जो आएगा हमारा वो आएगा 25 + 1 + 4, तो कितना आ जाएगा, √30। क्लियर है? यस सर। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड √2 है और ए डॉट भी -1 है। तो कहता फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप जानते हैं कि ए डॉट भी किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो बेसिकली यू कैन से दैट इट इज टर्निंग आउट टू बी -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा कितना आता है, 120 डिग्री और 2π/3। क्लियर है? हाँ जी, प्लीज टेल मी। रिप्लाई करो भाई। यस सर। डायरेक्शन कोसाइन लाइन के दे रखे 2/7, 3/7 एंड लैम्डा। लैम्डा निकालना, तो डायरेक्शन कोसाइन है तो आप क्या पढ़ते थे, L² L² + M² + N² = 1। तो वो कंडीशन लगा के हमारे पास आ जाएगा 4/49 प्लस λ² = 1। इज दैट ओके? तो हमारे पास अब जब इसको सोल्व करेंगे तो λ² आ जाएगा 36/49, तो लैम्डा आ जाएगा हमारा ±6/7। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. 14th क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। ये प्लेन दे रखा -x + y + z = 1। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी प्लेन का अगर ऐसे कोई प्लेन दे रखा ax + by + cz + d, ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस आएगा वो सीधा सीधा फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म d बाय एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट। तो अब आप खुद ही बताओ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -1 बाय इनका स्क्वायर्स का सम करेंगे तो 1/√3 नहीं आएगा? प्लीज टेल मी। 1/√3। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके। कहता है इफ टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनका डेफिनेशन क्या था, E1 इंटरसेक्शन E2 फाई आएगा। तो ये आपसे पूछ रहा प्रोबेबिलिटी E1 गिवन E2, यार 0 आएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आता है। इज दैट ओके? सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 0। क्लियर है भाई? हाँ जी। देखिए नेक्स्ट, द odds अगेंस्ट सर्टेन इवेंट्स आर 5:2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट? जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं 2 और अनफेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे 5। तो टोटल केस कितने बने भाई 7, और उस इवेंट की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/7। इज दैट ओके? फेवरेबल 2 है। क्लियर है बेटा? ये आपका 16th क्वेश्चन है। प्लीज टेल मी। ये आपका मैंने पूरा सेक्शन 1 डिस्कस कर दिया भाई इस पेपर का। नाउ लेट अस डिस्कस वैल्यू बेस्ड केस स्टडीज क्वेश्चन।
ठीक है भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now let us discuss the case studies question. They are also equally important. देखिएगा, a cable network provide a small town a cable network provider in a small town has 500 subscribers and he used to collect rupees 300 rupees per month from each subscriber. He proposes to increase the monthly charges and it is believed that past experience that for every increase in 1 rupees equal to 1 subscriber will discontinue the service. अब कहता है कि बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कहता इफ एक्स रुपीज इज द मंथली इंक्रीज इन द सब्सक्रिप्शन देन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने आएंगे, बताइए जरा ध्यान से. अगर आप देखें तो उसने क्या कहा है, 1 रुपया बढ़ाने पर उसके कितने सब्सक्राइबर माइनस हो जाते हैं, 1 सब्सक्राइबर. और उसके इनिशियली कितने सब्सक्राइबर थे, 500. अगर उसने एक्स रुपीज़ बढ़ाए हैं तो उसके सब्सक्राइबर कितने बचेंगे, आप ही बताना जरा मुझे. 500 माइनस एक्स नहीं बचेंगे बेटा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अब ये कहता टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय. रेवेन्यू क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज रेवेन्यू? जब भी हम रेवेन्यू निकालेंगे हमारे पास आएगा व्हाट इज दैट, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. अब अगर मान लीजिए उसने एक्स रुपये बढ़ाया है तो इसका मतलब उसका न्यू प्राइस कितना आ गया, 300 रुपीज़ प्लस एक्स. प्लीज टेल मी, 300 प्लस एक्स और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लेफ्ट, ये आएगा भाई. प्लीज टेल मी, ये उसका रेवेन्यू आ जाएगा. इज दैट ओके? यस सर. तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा. फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ए विच गिव्स द मैक्सिमम और मिनिमम रेवेन्यू. तो इसका क्या तरीका, जो आपने ये रेवेन्यू निकाला इसमें मैक्सिमम मिनिमा का टेस्ट लगा दीजिए, डी आर बाई डी एक्स लगा दो भाई. तो 500 माइनस एक्स बचेगा प्लस यहाँ से -1 इंटू 300 प्लस एक्स बचेगा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी, तो 200 माइनस 2x. दूसरा आप यहाँ से डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे. तो इसको सोल्व करने पर x कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा. इज़ दैट ओके? तो देखो मेरे ख्याल से इसमें 100 का ये कितना आएगा देख, लेकिन एक मिनट रुकिएगा. पूछा क्या इसने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ए विच गिव्स द मैक्सिमम और मिनिमम रेवेन्यू. तो देखते हैं कितना आएगा. अब आराम से समझिएगा, अगर मैं यहाँ से नंबर 3 d2r बाई dx2 भी निकाल लेता हूँ -2, यानी मैक्सिमम आ गया. अब रेवेन्यू कितना आ जाएगा इतना करने के बाद, प्लीज़ टेल मी, क्योंकि हमारा x कितना आ रहा है, 100 आ रहा है. तो अब एक बात बताइए, उसके कितने सब्सक्राइबर बच जाएंगे उसके? सर 400. 400, क्योंकि उसके ये देखिए ना, x इक्वल टू 100 आया तो उसके सब्सक्राइबर कितने बच जाएंगे, 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा. तो कहीं दे रखा 400, यस ये रहा. व्हाट इज द इंक्रीज इन द चार्जेस पर सब्सक्राइबर दैट यील्ड मैक्सिमम रेवेन्यू, कितना आ गया था, 100 रुपये तो निकाला हमने x. इज दैट ओके? क्लियर है भाई? नेक्स्ट इज आस्किंग हाउ डू यू कंक्लूड द रेवेन्यू जनरेटेड इज मैक्सिमम, बाय एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रेवेन्यू, by using double derivative test which gives positive value, by using double derivative test which gives negative value. कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा. सी. तो ये आपका ये केस स्टडी का क्वेश्चन था. ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता, छोटा सा क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अब अगला देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ये एनसीईआरटी का सोल्ड क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा क्या है. कहता है ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर undertaken a building construction job. The probability that there will be a construction worker strike is 0.65. समझ में आ रही बात? The probability that there will be a construction worker strike is 0.65. If there is a strike,
and still construction work will be completed on time, the probability is 0.32. The construction work will be completed on time in absence of any strike has the probability 0.80. Is that okay? पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई या नहीं आई? मैं समझा देता हूँ. बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कंस्ट्रक्शन जॉब ली है, वो कहता क्या प्रोबेबिलिटी है दैट देयर विल बी ए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्ट्राइक इज, कितनी है स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे रखी है 0.65. लेकिन अब आगे कुछ कंडीशन दे रखी है. कहता है अगर स्ट्राइक है, इफ देयर इज अ स्ट्राइक और कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32. दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जबकि नो स्ट्राइक, अगर कोई स्ट्राइक नहीं है तो तब कंस्ट्रक्शन वर्क 0.80. अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस. समझिएगा जरा ध्यान से. पहले एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं. हमने ले लिया E1 बी द इवेंट, स्ट्राइक इज देयर, स्ट्राइक के लिए है, एंड E2 नो स्ट्राइक. तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी 0.65 है. प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए भाई. हाँ जी, यस सर. और नो स्ट्राइक क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.35. अगर याद करिए हम बेस थ्योरम में एक ऐसा डायग्राम बनाते थे, ठीक है, और E ले लिया हमने, सॉरी E इज माई इवेंट. इफ आई टेक माई, सॉरी रादर देन E आई टेक इवेंट A, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो अगर आप इस चार्ट को बनाएंगे तो ये तो 0.65 है, और ये हमारा है 0.35. अब अगर ये E की बजाय मैं इसको A ले लेता हूँ कि दैट वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा प्रोबेबिलिटी. प्लीज टेल मी व्हाट विल बी देयर. A गिवन E1, स्ट्राइक के बावजूद जो है काम टाइम पे हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.32 दे रखी है. A गिवन E2, ये है 0.80. नाउ लेट अस सोल्व द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो स्ट्राइक? बताओ क्या आएगा आंसर पहले का. 0.35. हम निकाल चुके हैं, ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम? तो कंप्लीटेड ऑन टाइम का मतलब तो क्या आ गया. अब प्लीज टेल मी, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना. प्लीज रिप्लाई. किसके बराबर आएगा 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80. ये आपका सॉल्व होके आता है भाई अप्रॉक्सीमेटली 0.488. इसको देख लीजिएगा, तो इसका सी ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट इसमें पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ स्ट्राइक एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम. क्या पूछ रहा है, देयर इज अ स्ट्राइक एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम. प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए पूछ रहा है. प्लीज टेल मी. हाँ जी, यही आएगा. तो कितना आ जाएगा 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 0.32 डिवाइडेड बाय 0.488. ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 0.4262. तो हम इसमें क्या ले लेंगे 0.42. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. अप्रॉक्सीमेटली जो है ये, मतलब हम कहे तो यार 42 की बजाय 43 ले लो, क्योंकि नियरली हाफ से ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. इफ द कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो स्ट्राइक. तो इसमें क्या पूछ रहा है E2 गिवन E. ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो यार खाली फॉर्मूले में डालना है, तो ये आपका आएगा 0.80 इंटू 0.35 अपॉन 0.488. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.57. सोल्व कर लीजिएगा. सो द ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन.
इसने नेक्स्ट क्या पूछा है वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसने समेशन लगा के पूछा, समेशन ध्यान से देखना, लास्ट वाले में i 1 to 2 प्रोबेबिलिटी ई आई गिवन ए। तो इस समेशन को खोलोगे तो प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी E2 गिवन ए आएगा बेटा। E1 गिवन ए आपने क्या निकाला था, 0.43 मान के चले थे उसको, और 0.57, तो ये अप्रॉक्स ये आ जाता आपका 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, यस सर। Yes. तो ये आपका केस स्टडीज वाला पार्ट भी डिस्कस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से। आई होप ये पूरा पेपर समझ में आ रहा है आपको अच्छे से बेटा? हाँ जी, यस सर। देखिएगा नेक्स्ट। ये आपका 19th क्वेश्चन है। तो आपसे कहा गया कि फाइंड शो दैट, 19th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि शो दैट कोट ऑफ π/4 माइनस 2 कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 7, इसके बराबर प्रूव करना है। तो यार LHS ले लो, ठीक है। कोट π/4 एंड कैन आई राइट दिस एज 2 tan इनवर्स 1/3। प्लीज टेल मी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है? tan इनवर्स 2x अपॉन क्या आता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 9। सो विच इज नथिंग बट कोट π/4 माइनस, अब अगर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ से देखिए इट इज सिंप्लीफाइड टू tan इनवर्स, ये आ जाता आपका 3/4 के बराबर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 1/10 π/4 माइनस tan इनवर्स 3/4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। नाउ अप्लाई tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो। अगर मैं लगाऊंगा tan a माइनस बी की आइडेंटिटी तो आई विल बी हैविंग tan π/4 एंड माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 3/4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। 1 प्लस tan π/4 इंटू tan ऑफ tan इनवर्स 3/4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ये ऊपर जाके बन जाएगा 1 प्लस 3/4 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3/4। क्लियर है बेटा? सो 7 विच इज योर RHS। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, ये देखिएगा 20th क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स ये दे रखी, क्या था, शो दैट a प्लस आई इंटू a माइनस 4i इज ए नल मैट्रिक्स। तो यार कर पाओगे ये? a प्लस आई मैट्रिक्स, आई आपकी क्या होती है? व्हाट इज आई मैट्रिक्स? आई एम जस्ट राइटिंग हियर 1 0 0 1। तो a प्लस आई निकाल लो यार पहले, कितना आएगा a प्लस आई? दैट इज नथिंग बट 3 माइनस 2 माइनस 3 2। इज दैट ओके? व्हाट इज a माइनस 4i? इज नथिंग बट माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों मैट्रिसेस का। तो कर लो भाई। 3 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3। सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 6 माइनस 6 6 माइनस 6। नल मैट्रिक्स आ गई भाई। प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. अब इधर इसको भी देख लो यार, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 2x 3
और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x प्लस 16 और अगली टर्म आएगी माइनस 3x। अब इक्वल टू 0, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यू विल बी हैविंग 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 9x इज इक्वल टू 0। तो जब यार इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 23x इज इक्वल टू 0। एक तो x 0 आएगा और दूसरा माइनस 23/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, 21st क्वेश्चन में हमारे से इंटीग्रेशन सोल्व करवाना कोसेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोटेक्स। देखिए 21st क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोटेक्स। तो किसको टी मानोगे भाई? 1 प्लस कोटेक्स को टी मान लो। कितना आ जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपके पास आ जाएगा माइनस डी टी बाई टी। तो आपके पास आ गया माइनस लॉग टी। टी का वैल्यू डाल दो, कितना आ जाएगा? क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी। अब इसी का साथ में और पार्ट दे रखा है डी एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू ई की और सी एक्स। जरा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, कहता है इंटीग्रेट करिए डी एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू ई की पावर सी एक्स। तो देखो क्या तरीका है, क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। घबराने की जरूरत नहीं है, ई की पावर सी एक्स से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो यार ऊपर ई की पावर माइनस सी एक्स आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ कितना आएगा? ए इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी। अब आप क्या करोगे? ए इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी को टी मान लोगे। तो डिफ्रेंशिएट करो, माइनस ए सी ई की पावर माइनस सी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपके पास जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा माइनस 1 बाय ए सी डी टी बाई टी। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। ये आ गया log t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t बेटा? प्लीज टेल मी। ए ई की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। क्लियर है बेटा? रिप्लाई करिए। हाँ जी। यस सर। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देखिएगा नेक्स्ट भाई 22nd क्वेश्चन है। ये भी देखिए आसान सा क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। ध्यान से देखिएगा। 22nd क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है। लिमिट क्या दे रखी? लेट मी सी द लिमिट फर्स्ट। 0 to 1 है, ठीक है। x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ नहीं करना यार, एक्स स्क्वायर को टी मान लो पहले तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो जब ऐसा करते हो कि 2x dx dt आएगा तो लिमिट भी चेंज नहीं होगी। तो आपके पास आ जाएगा हाफ 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। अगर इसको मैं रैशनलाइज कर दूँ, ध्यान से देख लेना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस टी और 1 माइनस टी। तो we will be having 1/2 0 to 1 1 minus t upon under root of 1 minus t square. Is that okay भाई? Please tell me. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो इस इंटीग्रल के दो हिस्से कर लो। 1/2 0 to 1 dt by root 1 minus t square minus half 0 to 1 t dt by under root of 1 minus t square।
पहले वाले का तो इंटीग्रल साइन इनवर्स में आ जाएगा और इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर को v मान लो, ध्यान से देखना, तो माइनस 2t dt इज इक्वल टू डी आ जाएगा। और इसको आप सोल्व करेंगे तो हाफ साइन इनवर्स t 0 to 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/4। लिमिट चेंज करेंगे, जब 0 होगा तो 1 होगा और 1 पे 0 होगा, ऐसा कुछ होगा। इज़ दैट ओके? और साथ में आपके पास आ जाएगा dv/√v यानी v की पावर माइनस हाफ। यार यहाँ साइन इनवर्स 1 करेंगे तो वो π/2 आएगा, π/2 माइनस 0 लिख दिया मैंने सीधा। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन v की पावर माइनस हाफ का, प्लीज़ टेल मी। हाँ जी, v की पावर हाफ इंटू 2 1 to 0, ये हाफ आ गया। तो आपके पास इधर आया π/4 प्लस हाफ 0 माइनस 1। इज दैट ओके? सो योर आंसर इज π/4 माइनस हाफ। सो दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। यस सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए भाई, देखिए जरा ध्यान से। Find out the chances of drawing 2 white balls in succession from a bag containing 3 red and 5 white balls. सिंपल है यार, और विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो देखो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आई शुड नॉट यूज एनीथिंग हियर। एक एक करके हमें 2 व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो पहले ड्रॉ में कितनी आएगी, 5/8, दूसरे में कितनी आएगी, 4/7। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना? हाँ जी, तो वी विल बी हैविंग 5/14 इज द आंसर। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। अगला इसी का चॉइस में दे रखा है, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 cards. What is the probability first 2 cards are king and the third one is an ace? अब आप खुद बताओ, एक एक करके निकाले तो पहले आ गया 4/52, फिर 3/51। अब इसके बाद एस कितने होते हैं, 4, तो 4/50, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? यस सर। 24th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इसकी तो सीधी इक्वेशन है, कर पाओगे ऐसे? याद है हमने बताया था, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1, y3 माइनस y1। फॉर्मूले में डाल के इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लोगे? प्लीज टेल मी। हाँ जी बताओ बेटा, 24th की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, 25th क्वेश्चन देखिएगा, a डॉट ए 0 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज 0। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 0। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 तो वेक्टर a इज 0। अब a डॉट भी 0 तो कहता व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर b? तो b कैन बी एनी वेक्टर। इज दैट ओके? वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर। ओके, नाउ 26th क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कैन वी सोल्व इट लाइक दिस, dy/dx e की पावर x इंटू e की पावर y। सो इट इज़ नथिंग बट dy इंटू e की पावर माइनस y और e की पावर x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो माइनस e की पावर माइनस y e की पावर x प्लस c, ये आ जाएगा। इज दैट ओके भाई? क्लियर है? यस सर। 27th क्वेश्चन कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यार कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिट निकाल लो ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 3x, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो 1/3 बाहर ले लो, तो साइन 5x है और x है तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 5/3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। अब यहाँ से 28th क्वेश्चन भी देखिए, ये क्या चाह रहा है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इक्वल टू π/4 चाह रहा है। तो यार पहले dx/dt निकालो। यहाँ से कितना आएगा dx/dt,
माइनस 3 साइन टी। यहाँ से dy बाई डी टी कितना आएगा भाई, 2 cos t। तो dy बाई डी एक्स सीधा निकालो यार, मैं आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, प्लीज सी इट। वो कितना आएगा, प्लीज टेल मी, माइनस 2/3 cot t, इज दैट ओके। डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे d2y बाई डी एक्स, टू प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये 2/3 क्योंकि कोट का माइनस होता है तो कितना आता है कोसेक स्क्वायर टी, और t का क्या आएगा dt बाय dx। प्लीज ध्यान से देखिएगा, विच इज नथिंग बट 2/3 कोसेक स्क्वायर टी, dt बाई dx हमने निकाला, इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस 1/3 कितना बनेगा भाई, साइन टी बनेगा। तो दैट सिंप्लीफाई टू माइनस 2/9 कोसेक क्यूब टी। प्लीज टेल मी, यही बनेगा। और π/4 पे वैल्यू चाहिए है, तो माइनस 2/π/4 का मतलब क्या हो गया, √2 का क्यूब। इज दैट ओके भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। तो माइनस 4√2/9 इज द आंसर। क्लियर है? यस सर। तो यार यहाँ तक रखो, आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो आई विल ट्राई कि मैं कल भी एक ऐसे लंबी क्लास ले लूँ। मज़ा आया आज की क्लास में भाई तुम लोगों को, पहले बताइए। यस सर। काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। यस सर। तो प्लीज़ अब ये जो क्लासेस हैं इनको मिस ना सर करें। ये एक बार क्वेश्चन पेपर भेज देना ग्रुप पे। ऑलरेडी भेज चुका हूँ।